मैं एक बेवा औरत थी और गांव से मेरे शौहर की दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था और वो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो मुझसे बहुत शर्माता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो रात को जल्द ही अपना कमरा बंद कर देता था और कमरे में पता नहीं क्या करता था। एक दिन मैं इसके कमरे में छुप गई। ये देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तो मेरी शौहर की अचानक मौत ने हमारी जिंदगी को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां जो अपने पापा की लाडली थी, वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। इनके बाबा की जुदाई ने इन्हें तोड़ के रख दिया था। कम उम्र में इन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद इनके बाबा की जगह कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आई थी। लेकिन हमारी जिंदगियां पहले जैसे नहीं रही थी। घड़ी की सुइयों की टिक टिक पर हम सब अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हों। और फिर मेरे शौहर के दोस्त का बेटा नासिर शहर पढ़ने के लिए आया तो वो मेरे घर रहने लगा। घर में जैसे रौनक आ गई। मेरी बेटियां दोबारा चहकने लगी। नासिर ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था और अब ये सब मिलकर घर में रौनक लगा देते थे। और अपनी बेटियों को खिलखिलाता देखकर मैं जैसे दोबारा जी उठी थी। मैं बहुत कम उम्र में ही बेवा हो गई थी। मेरी शादी को 10 साल ही गुजरे थे और मेरी 2 छोटी बेटियां थी। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई और मेरे शौहर एक कार हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अपने शौहर के इस तरह चले जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। बेवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी और अपनी बच्चियों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गमगीन थी और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसलिए मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती और वापसी पर मैं इन्हें अपने साथ ही लेते हुए आती। ऐसे में जब नासिर हमारी जिंदगी में आया, कुछ ऐसे जिंदगी में रंग से भर गए थे। मेरे लिए भी बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो शहर आया था और मैंने इसे कहा कि भाई मेरी बेटियों को भी पढ़ा दिया करो ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। नासिर बहुत ही नेक बच्चा था। कभी मेरे आगे आंख नहीं उठाता था, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता था और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरे शौहर की दोस्त ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की। दरअसल वो मेरे शौहर की दोस्त का बेटा था। दोनों कॉलेज के दोस्त थे। नासिर ने मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाता। इसे मुझसे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी और मैं भी इसे जबरदस्ती नहीं करती थी। आने वाले 4 साल तक उसने हमारे साथ ही रहना था और मुझे यकीन था कि हम करीब आ जाएंगे। घर के छोटे मोटे काम भी नासिर ही करता और कभी कभी तो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे नासिर में अपने शौहर की झलक नजर आती थी। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल इन्हीं जैसा था। जब तक मेरे शौहर जिंदा थे, इन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह से साथ दिया था। वो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाया करते थे। इसी तरह नासिर भी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे शौहर भी नासिर की तरह ही शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन इस वक्त मेरे शौहर का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मेरे शौहर हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे शौहर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे शौहर ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी तय हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही इनको जानते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। इसका साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपना घर छोड़कर मैं इसके घर चली आई थी और इसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा था, बल्कि आने वाले हर पल को अपने शौहर के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने हमें 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी दे दी। मेरे शौहर ने शादी से पहले शहर में जॉब कर ली थी और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा। मेरे शौहर की कॉलेज फ्रेंड रिदा कभी कभी हमसे मिलने आ जाती और नासिर रिदा का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त नासिर की उम्र 11-12 साल के करीब थी, लेकिन अब वो 21-20 साल का नौजवान बच्चा था। शादी के बाद मैं और मेरे शौहर 1-2 बार गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की जिंदगी बहुत ही मुश्किल लगी थी, इसीलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी।
हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो मेरे शौहर ने अपनी नौकरी में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी सुबह मेरे शौहर मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकल गए थे और फिर लौटकर वापस नहीं आए थे, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट हो गया। यह खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मैं फौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी और गांव में भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन शायद मेरे शौहर की इतनी उम्र लिखी हुई थी और इसीलिए वो आने वाले चंद घंटों में ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। आज भी मुझे जब वो दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी ज़िंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो इसी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मेरे शौहर ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं इनकी बेटियों की बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूँगी, और मैं इसी वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। नासिर की माँ रिदा भी अपने दोस्त की अचानक मौत पर टूटकर रह गई थी। मेरे शौहर की मौत के बाद रिदा ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। जब कभी आती तो अपने दोस्त को याद करके फूट फूट कर रोने लगती। इसीलिए मैं खुद ही रिदा से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे शौहर इसे रिदा ही कहा करते थे, इसलिए मैं भी यही कहती थी। मेरे शौहर के दोस्त रिदा का हमारे साथ रवैया बहुत ही अच्छा था और मुझे भी वो पसंद थी। रिदा ने मुझे नासिर की पढ़ाई के लिए इसे शहर भेजने की बात कही तो मैंने खुद ही रिदा से कहा कि वो नासिर को हॉस्टल में भेजने की बजाय हमारे घर भेज दें। नासिर के अंकल का ही तो घर है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे रिदा की मुश्किल ही हल हो गई थी, क्योंकि वो नासिर को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। रिदा ने मुझे बताया था कि नासिर एक बहुत ही शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं है, और मैंने खुद भी देख लिया था कि इसे हमारे घर आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अब तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं इसे कोई बात करती तो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मेरी बेटियां हॉल में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करती थी, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटियों की नासिर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक रात मेरी तबीयत खराब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में कमरा बना हुआ था और नासिर इसी में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। आज मुझे न जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज रात होते ही वो जल्द ही अपने कमरे में चला जाता है और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि इसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था, तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे अचानक ही इसकी फिक्र सताने लगी। 21 साल का मासूम सा लड़का था, गांव के माहौल से पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल इसे बर्बाद न कर दे। वो जब तक शहर में है मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि रिदा ने मुझ पर भरोसा करके इसे मेरे घर भेजा था। अगर वो गलत कामों में पड़ जाता तो मैं रिदा को क्या मुंह दिखाती। नासिर को हमारे घर आए हुए 4 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती न हुई थी और ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई थी कि मैं डायरेक्ट इससे पूछ सकती। वैसे भी वो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लेता और मैं इसे भला कैसे पूछती कि रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करते हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद इसका पता लगाती हूँ कि आखिर नासिर अपने कमरे में क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी में निकल गए और जैसे ही मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी तो मुझे फिर से इसका ख्याल आया। और एक रात मेरी बेटी टीवी देखने में बिजी थी और नासिर किचन में अपने लिए चाय बना रहा था, तो मैं खामोशी से इसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक टीवी के सामने से नहीं उठेंगी। मुझे इसके कमरे में छुपे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब नासिर चाय का कप लेकर अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुकून से बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद आराम से चाय की चुस्कियां लेता रहा और मैं दिल में सोचने लगी कि मैं बगैर बात की तस्दीक किए इतने सीधे सादे लड़के पे शक कर रही हूँ। अगर नासिर को नशे या किसी भी चीज़ की लत लगती है तो ऐसे कैसा हो सकता है कि मुझे पता न चले। मैंने सोचा इसके कमरे से वापस निकल जाऊं, क्योंकि अगर इसे ये पता चल जाता कि मैं इस पर शक कर रही हूँ या इस पर नज़र रख रही हूँ तो वह बेचारा मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ देर ही हुई थी
کہ ناصر نے اٹھ کر اپنے چائے کا خالی کپ میز پر رکھا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر سکون سے بیٹھ گیا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، مجھے اس کا لیپ ٹاپ نظر آ رہا تھا جبکہ اس کی کمر میری طرف تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ شاید رات کے اس پہر بھی پڑھائی کرنے میں بزی ہے، اور میں نے ایسے ہی اس کی جاسوسی شروع کر دی۔ لیپ ٹاپ آن ہوتے ہی اس نے ایک ویڈیو لگائی جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ویڈیو تو کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی، اور اپنی ایسی ویڈیو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں جس لڑکے کو سیدھا سادہ اور معصوم سمجھ رہی تھی وہ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر میری ویڈیو ابھی بھی چل رہی تھی جس میں میں اپنے باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ ناصر بہت ہی دلچسپی کے ساتھ میری ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بار بار سکرین پر ہاتھ لگا رہا تھا جیسے مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اپنی جگہ سے نکل کر ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں رات کے اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے کمرے میں چھپی ہوئی ہوں۔ مجھے اپنی نظروں کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا، آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور اسے کہا، میں نے اپنی ویڈیو دیکھ لی ہے اور میں جان گئی ہوں کہ تم نے چوری چھپے میری ویڈیو بنائی ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے گرے بان سے پکڑ لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے تو اسے اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور اسے اپنی اولاد کی طرح ہی رکھا تھا۔ میرے شوہر اسے بہت محبت کرتے تھے۔ اس نے تو میرے بھروسے کی دھجکیاں بکھیر دی تھی۔ اس نے کب کیسے اور کس طرح میری ویڈیو بنائی تھی مجھے تو اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا، اور جب میں نے بہت ہی غصے سے دوبارہ یہ سوال کیا تو وہ سر جھکایا کہنے لگا، میں نے آپ کے واش روم میں کیمرہ لگایا ہوا ہے اور میں روز آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں ہمیشہ سے ہی آپ کو پسند کرتا تھا، اور جب میں گاؤں سے یہاں آیا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکا، اور ایک دن یہی بات میں نے اپنے کالج کے دوست کو بتائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے واش روم میں خفیہ کیمرہ لگا دوں اور روزانہ رات کو آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کر سکوں۔ اور ایسے ہی ایک دن میں کالج کی چھٹی سے گھر کچھ دیر پہلے سے لوٹ آیا۔ آپ اس وقت گھر پر نہیں آئی تھی، اسکول میں تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کے واش روم میں کیمرہ چھپا دیا۔ وہ سر جھکایا اپنے گناہ کو بتا رہا تھا اور میں اس کی ہمت پر حیران تھی۔ میں نے بہت دکھی سے اس سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کرتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ تم بھول گئے ہو کہ میں تمہاری آنٹی ہوں، تم میری اولاد کی طرح ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، آپ اس غلط فہمی میں جی رہی ہیں۔ آپ کے شوہر کی موت ہو چکی ہے اور اب آپ میری آنٹی نہیں رہی، اور اگر انکل زندہ بھی ہوتے تو تب بھی آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے۔ اور جب میں شہر آیا آپ میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میرے جذبات کا امتحان لیتی رہی۔ ایسے میں میرے لیے خود کو روکنا بہت مشکل تھا، اور پھر جب میں کالج گیا تو وہاں میرے دوست بنے۔ انہوں نے میرے اندر اس بات کو اور زندہ کر دیا اور مجھے زندگی کا ایک ایسا رخ دکھایا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو آنٹی کے نظریے سے بالکل بھی نہیں دیکھتا، آپ میرے نظریے میں وہ عورت ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے۔ ناصر کی بات سن کر تو میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس نے بڑی آسانی سے مجھے سچ کا آئینہ دکھایا تھا جو میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مجھے آج اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی اس طرح وہ میرے بھروسے کو توڑے گا اور اپنی حد پار کر جائے گا۔ میں نے اس کے لیپ ٹاپ سے اپنی ساری ویڈیو ختم کی اور یہ دیکھ کر میرے پاؤں ہی کانپنے لگے کہ اس کے لیپ ٹاپ میں میری بہت ساری ویڈیو تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان لے کر گھر سے نکل جاؤ، اب میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ میں نے ایک کڑی نگاہیں اس پر ڈالی اور اسے کہا کہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ میں ریتا کو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن دوبارہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میری بات سن کر اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے اس میں اکثر لڑکے جذبات میں آ کر غلط حرکت کر جاتے ہیں، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر آگے نکل جائے گا۔ ناصر نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے میرے گھر کو چھوڑ دیا تھا
اور میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا لیکن مجھے اپنے اور پرائے مرد کے بیچ کا فرق مجھے بہت اچھے سے سمجھا گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اوپر والے نے ہر رشتے میں اس لیے حد رکھی ہے تاکہ انسان کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ مجھے یقین تھا جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے بڑھے گا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں نے ریدا کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ناسی نے مجھے بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ میں اب اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر مرد پر بھروسہ کرنے والی نہیں تھی۔ تو پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔